एक गरीब किसान की खूबसूरत सी बेटी थी जिसका नाम तानिया था। तानिया के खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांव तक थे। उसके लिए हर 2 दिन में नए लड़के का रिश्ता आता है। तानिया, तानिया जल्दी बाहर आ, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। माँ, उन्हें कह दो कल आए, आज मैं थोड़ी बिजी हूँ। चुपचाप बाहर चल, 3 दिन से इन्हें यही कहकर लौटा रही है तू। कम से कम आज तो मिल ले। ठीक है, चलो। ये क्या, थोड़े बाल तो संवार ले। सो के उठी है अभी अभी, ऐसे ही चल पड़ी। बाहर चलूं या नहीं? चल मेरी माँ। तानिया को अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड था। तानिया लड़कों वालों के सामने ऐसे ही उठ के चली जाती है। आप कैसी हैं? ठीक। कुछ देर तक लड़का तानिया को ऐसे ही देखता रहा। उसे समझ में नहीं आता कि आगे क्या बोलूं। हो गया, अब मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं, मुझे आपसे शादी करनी है। क्यों? मैं आपसे शादी क्यों करूं? कल आपसे भी अमीर लड़का आया था। मैंने जब उससे शादी नहीं की तो आप कौन हो? तभी लड़के की माँ गुस्से में बोली, क्या आपने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था? हमने तो नहीं बुलाया था आपको, आप खुद ही यहाँ आए हो। लड़के वाले गुस्से में वहाँ से चले गए। ऐसा और कितने लड़कों को मना करेगी तू? तुझे अपनी खूबसूरती का इतना घमंड क्यों है? बेटा, एक बार उम्र चली जाएगी तो खूबसूरती भी ढल जाएगी। जल्दी से शादी कर ले। ये लड़के मेरे बराबरी के नहीं है। मैं जिससे शादी करूंगी वो एक राजकुमार होगा। मुझे लेने के लिए सोने के रथ पर आएगा। उसके घर में हर एक चीज सोने की होगी, यहाँ तक कि खाना भी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा। आज तक जितने भी लड़के तुझे देखने आए हैं वो सब तुम्हारे पिताजी से 10 गुना ज्यादा अमीर है। जिससे भी तेरी शादी होगी यहाँ से अच्छी जिंदगी जिएगी बेटा। मम्मी, कम ऑन यार, मुझे बोर मत करो। तानिया ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है। तानिया फिर से अपने रूम में जाकर सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद फिर उसकी माँ उसे उठाने आती है। तानिया उठ, जल्दी उठ। अब क्या हुआ? अभी तो सोई हूँ। घर के बाहर कोई राजकुमार सोने के रथ में आया है और तुझसे ही शादी करना चाहता है। ये सुन के तानिया घर के बाहर भागती है। वो बाहर जाकर देखती है तो सच में घर के बाहर एक राजकुमार सोने के रथ में आया होता है। हम राजकुमार आर्यन हैं और हम आपको अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? तानिया शर्माते हुए हाँ कहती है। राजकुमार की दासियां तानिया को घर के भीतर ले जाती है और उसे तैयार करने लगती है। बाहर सेवक एक बहुत ही मंडप लगाते हैं। इसी मंडप में राजकुमार आर्यन और तानिया का विवाह किया जाता है। अब हम पति पत्नी हैं। चलिए सोने के राजमहल में चलते हैं। सोने का राजमहल? अब दोनों रथ में बैठ गए मत जा बेटी, वहाँ तो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी। और राजमहल के लिए निकल गए। तानिया सोने के महल को देखते ही हैरान रह जाती है। धूप की सुनहरी किरणें सोने के महल पर आ रही थी, जिससे सोने का महल और ज्यादा चमक रहा था। अब आप इस आलीशान महल की राजकुमारी हैं। अपने कमरे में जाइए, आपके लिए सोने के वस्त्र तैयार हैं। क्या? मैं अभी जाती हूँ। तानिया का पूरा कमरा सोने का होता है। सोने का बेड, इतना ही नहीं सोने की चद्दर भी। वाह, आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। तानिया अपने सोने की ड्रेस और सोने की सैंडल पहनती है। तानिया ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से चमक रही थी। तानिया खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठती है। राजकुमारी, आज आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना है। हाँ, भूख तो बहुत ज्यादा लगी है। तानिया खाना देखती है तो सारा खाना भी सोने का होता है। ये सोने की ब्रेड कैसे खाऊंगी मैं? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। यही खाना है राजकुमारी, हम सब सालों से यही खाते आ रहे हैं। आपको भी यही खाना होगा। तानिया परेशान हो जाती है। मुझे रोटी खानी है, वो वाली। वो खाना नौकरों के लिए है। आप यहाँ मेरी नाक कटवाने आए हैं क्या? आपको यही सोने का खाना खाना होगा। अगर आपको ये नहीं खाना है तो अपने कमरे में जाइए। राजकुमार का गुस्सा देखकर तानिया अपने कमरे में चली गई। इस सोने के राजमहल से तो 100 गुना ज्यादा अच्छा मेरा घर था। हे भगवान, मुझे अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस भेज दीजिए। प्लीज 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 भगवान। तानिया रोते हुए नींद से उठ जाती है। ये सब एक सपना था। अच्छा है, ये सपना ही था। तभी वही लड़का दोबारा तानिया के घर आता है।
वो अपना कुछ सामान वहीं पर भूल गया था। तानिया अपने कमरे से भागते हुए बाहर आती है और उस लड़के से शादी के लिए पूछती है। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कुछ ही दिनों बाद तानिया के पिताजी बड़े ही धूमधाम से और खुशी से तानिया की शादी उस लड़के से कर देते हैं। और इसके बाद तानिया हमेशा खुश रही, क्योंकि अब उसे सोने के रथ और सोने के राजमहल की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही कोई लोभ था। तानिया को समझ आ गया था कि जिंदगी की असली खुशी साधारण चीजों में ही है। अजय और विजय दोनों भाई एक साथ रहा करते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। कोई भी काम हो, दोनों भाई एक साथ मिलकर करते थे। उनका पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता था। पर एक बार विजय को गंभीर बीमारी हो जाती है। वो कुछ महीनों तक बिस्तर पर ही पड़ा होता है और फिर अचानक से स्वर्गवासी हो जाता है। विजय का एक बेटा था जिसका नाम सुनील है। विजय की मौत के बाद सुनील के चाचा जी अजय को नौकर की तरह काम करवाते हैं, जैसे खेत की जुताई, जानवरों का ख्याल रखना, घर का सामान लाना वगैरह वगैरह। कुछ समय बाद सुनील इन सब से तंग आ गया। ताऊ जी, आप सारा काम मुझसे करवाते हो और खुद घर बैठे रहते हो। ना ही आपकी दोनों बेटी मेरी कोई काम में मदद करती हैं। तो अगर तुझे इस घर में रहना है तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। क्यों? इस घर पर जितना आपका हक है उतना मेरा भी है। अरे पागल हो गया है क्या? मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद मेरे नाम पे कर रखी है। तेरे बाप के नाम पे कुछ भी नहीं है। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, समझा? अच्छा, इसीलिए आप मुझसे और मेरी माँ से नौकरों की तरह बर्ताव करते हो। हाँ, तुम दोनों बस नौकर ही हो। ये तो सरासर बेईमानी है। आपने सारी जायदाद धोखे से अपने नाम कर ली। तुझे जो समझना है समझ। ये घर तो मेरा है, पर तू मेरे छोटे भाई का बेटा है, इसीलिए तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे पुराना घर दे रहा हूँ। वो मेरे पिताजी का घर है। तू अपनी माँ के साथ वहाँ चला जा। सुनील के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो घर के कागजात लेकर अपनी माँ के साथ पुराने घर में चला जाता है। घर बड़ा था, पर उस घर को मरम्मत की जरूरत थी। घर के आगे एक छोटा सा आंगन भी था। माँ, घर तो अच्छा है, पर सफाई और मरम्मत की बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, तेरे दादाजी को ये घर बहुत पसंद था। मेरी जब शादी हुई तो पहली बार मैं यही आई थी। तेरे दादाजी यही आंगन में चारपाई पर बैठते थे। सुनील और उसकी माँ घर की साफ सफाई में जुट जाते हैं। अंदर से घर की हालत और भी ज्यादा बुरे थे। घर की सफाई करते करते सुनील दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ एक बड़ा पतरा गिरा था। सुनील जैसे ही पतरे को उठाता है, अंदर से एक सांप निकलता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सांप है, पर मैं तुझसे नहीं डरूंगा। हे सांप, तू यहाँ से चला जा, वरना मजबूरन मुझे तुझे यहाँ से निकाल फेंकना होगा। तभी वो सांप सुनील से बात करने लगता है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ अंडे दिए हैं। जब अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। तब तक मैं यही रहूंगी। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ। मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, पर मेरी माँ और मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। घर की साफ सफाई करते करते रात हो गई। सुनील के पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से सुनील खाना लाता है। माँ बेटे खाना खाकर सो जाते हैं, पर सुनील को नींद ही नहीं आती। फिर से सुनील उस सांप के पास जाता है। तुम यहाँ कब से हो? पिछले कई सालों से। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा पूरा परिवार कहाँ है? कुछ ही महीनों पहले एक बीमारी से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी के एक बड़े भाई भी हैं। हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है। पिताजी के मरने के बाद मेरे ताऊ जी हमारे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगे। जब मैंने ताऊ से जायदाद का हिस्सा मांगा तो मुझे ये कह दिया कि मेरे पिता का कोई हिस्सा नहीं है, और तरस खाकर उन्होंने ये पुराना घर मुझे दे दिया। काश कि कुछ वो और पैसे दे देते, कम से कम मैं एक ढाबा खोल लेता। लगता है तुम्हारी माँ उठ गई। तभी सुनील की माँ उसे आवाज लगा रही होती है। अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जाता हूँ। कल फिर आऊँगा तुमसे बात करने। अगली सुबह सुनील की माँ आंगन साफ करने के लिए जाती है। उन्हें आंगन में आसमानी ढाबा दिखाई देता है, जिसकी सीढ़ियाँ जमीन से थोड़ी ऊपर होती है और पूरा ढाबा हवा में तैर रहा होता है, बिना किसी सहारे के। सुनील, अरे सुनील! अरे क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? जरा ये आसमानी ढाबा तो देख, बिना किसी सहारे के हवा में कैसे तैर रहा है। आसमानी ढाबे को देखकर सुनील को अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दोनों माँ बेटे मिलकर आसमानी ढाबे की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं। अरे वाह माँ, ये हमारा आसमानी ढाबा है। पर एक रात में ये जादुई ढाबा बनाया किसने? सुनील तुरंत ही समझ जाता है कि ये आसमानी ढाबा उस जादुई सांप ने ही बनाया है।
सुनील अपनी माँ को लेकर सांप वाले कमरे में जाता है, पर वहाँ सांप नहीं होता। हर जगह ढूंढने के बाद भी सुनील को कुछ भी नहीं मिलता, बस टूटे हुए अंडे के कुछ छिलके मिलते हैं। लगता है वो अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली गई, पर जाते जाते मेरे लिए जादुई आसमानी ढाबा बना के गई। सुनील की माँ उस जादुई सांप को बहुत दुआ देती है और उसी दिन से सुनील ने आसमानी ढाबे को शुरू कर दिया। दूर दूर से लोग आसमानी ढाबे पर खाना खाने आते हैं। सुबह से शाम तक लोगों की लंबी लाइन होती है। आसमानी ढाबा अपने आप में अजूबा था। लोग खाना खाने से ज्यादा आसमानी ढाबे को देखने आते थे। सुनील की कमाई अच्छी हो रही थी तो उसने अपने पुराने घर की मरम्मत करवा ली और साथ ही अपने सुख सुविधाओं की हर एक चीज खरीदी। अब सुनील और उसकी माँ का जीवन पहले से बहुत बेहतर हो गया था। वो बहुत खुश था और उनकी खुशियों का कारण था जो है जादुई आसमानी ढाबा।